त्रिघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। माना कि त्रिघाती बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के 3 शून्य अल्फा बीटा तथा गामा। इसलिए शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b बट्टा a, -b बट्टा a। और -b किसका गुणांक है? x का गुणांक। तो x का गुणांक बट्टा a किसका गुणांक है? सॉरी x नहीं, x² का गुणांक बट्टा कितना होगा? x2 का गुना। ये हो गया। उसके दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा गामा। ये याद रखना। बराबर हो जाएगा c बट्टा a। c बट्टा c क्या है इसमें? c। हाँ, x का गुणांक और a क्या है? x2 का गुणांक तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा -d बट्टा a। -d बट्टा a माइनस मतलब b क्या है? अचर पद। अचर पद a क्या है? x2 का यस। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम बहुपदों विभाजन के लिए एल्गोरिथम। 2.3 तो फिर अभी 2.3 कीजिए और उसके बाद कल चल सकते हैं। चलिए पानी मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं। यदि px और gx, यदि px और gx
कोई दो बहुपद है, जहां gx नॉट इक्वल टू 0, तो px सॉरी तो qx एवं rx दो ऐसे बहुपद ज्ञात करते हैं। गरम पानी qx एवं rx दो ऐसे बहुपद प्राप्त करते हैं ताकि px बराबर qx gx गुना qx gx गुना qx प्लस rx। मतलब क्या हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुना क्या, भागफल प्लस शेषफल या शेष। अब इसमें ये क्लियर हो रहा है कौन भाज हो रहा है, कौन भाजक हो रहा है, कौन शेष हो रहा है, सर्च क्लियर हो गया। जहां rx बराबर 0 या rx का घात लेस देन gx का घात, या तो शेषफल 0 होता है या शेषफल किसके घात से कम होता है, मतलब शेषफल का घात जो होता है भाजक के घात से कम होता है। मुझे भाजक के घात से कम होता है, ये चीज भी ध्यान रखना है। यदि RS या तो 0 होगा या RS का घात GX के घात से कम होगा। देखिए इसी नियम को बहुपदों का क्या कहा जाता है, विभाजन एल्गोरिथ्म कहा जाता है। एल्गोरिथ्म कहा जाता है, देखते हुए दिखाई पड़ रहा है इधर, कहा जाता है। ये हो गया एल्गोरिथ्म। एक्सरसाइज कितना होगा, 2.3 2.3। पहला नंबर, पहला का पहला px बराबर विभाजन एल्गोरिथ्म प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न से px बराबर कितना, x³ -
एक्स क्यूब माइनस माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x माइनस 3। माइनस 3 हाँ और जी एक्स बराबर है x स्क्वायर जी एक्स है ना। हाँ हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 कितना माइनस 2 इतना ही ना है। किस से भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, किस में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, यही ना। कितना मतलब पहले क्या बोलिए, एक्स से एक्स क्यूब माइनस 2x, यही ना, हाँ प्लस माइनस ये कैंसिल। हाँ अब क्या बच रहा है माइनस 3x स्क्वायर 5 और 2 7x अब माइनस 3, अब कितना लगेगा बोलिए, माइनस 3 से माइनस 3 से 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 माइनस प्लस ये कैंसिल 7x माइनस 6 3 9। भागफल बराबर कितना, x माइनस भागफल बराबर हो गया x माइनस 3 x माइनस 3 और शेषफल बराबर 7x माइनस 9। 7x माइनस 9। अब चेक भी कर सकते हैं आप, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष जानते हैं सब। मतलब क्या, इसको गुना करके ये जोड़ दीजिए, देखिए ये आ जाएगा। चलिए देखिए दूसरा नंबर प्रश्न से px बराबर कितना, x का पावर 4 x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस प्लस 5 5 gx हाँ बराबर कितना, x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस प्लस 1 माइनस x माइनस x ऐसे है। इसको आप x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 लिख दीजिए। इसलिए आप किस से भाग देना है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से भाग देंगे। x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यही ना। कितना रहेगा पहले बोलिए, एक्स स्क्वायर से हाँ कितना होगा एक्स टू द पावर 4 माइनस कितना एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। चिन्ह बदलेगा सबका, कैंसिल हो गया। अब यहाँ माइनस 3 अब माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर, इसको पहले लिखिए क्यूब वाले को, मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस कितना 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब कितना लगेगा बोलिए, एक्स क्यू है हाँ प्लस कितना से x से, अब x को गुना करेंगे x स्क्वायर से x टू द पावर 3 माइनस x स्क्वायर माइनस उसके प्लस x माइनस प्लस माइनस कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो माइनस का संख्या ज्यादा प्लस का संख्या कम है, 4 में से एक जगह प्लस 3x प्लस कितना 5। अब कितना लाएंगे बोलिए, माइनस 3 से माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 3। अब चिन्ह बदलेंगे सबका, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, 5 3 8। भागफल बराबर कितना, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। शेषफल कितना, 3रा नंबर प्रश्न से क्या दिया हुआ बोलिए, px बराबर नहीं हाँ? नहीं है
तो बोल रहा था कैसे? बनाए चले देना चाहिए। वो बनाए हुए थे। x to the power 4 x to the power 4 माइनस हाँ 5x प्लस 6 उसके बाद gx बराबर कितना 2 माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ बस हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसलिए अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग लगाएंगे x टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। एक्स स्क्वायर अब यहाँ पर क्या लाना है प्लस माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हाँ करिए। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस कितना 2 से लगेगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4 प्लस माइनस कैंसिल हो गया माइनस 5x प्लस 4 हो गया। अब देखिए शेषफल का घात जो है भाजक के घात से कम हो गया है, इसीलिए भाग भी नहीं लग रहा है। इसलिए भागफल बराबर कितना भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर छूट गया है 6 जो है 6 जो 5x प्लस 6 छूट गया है। प्लस 6 छूट गया है तो 6 4 10 तो कितना हो जाएगा भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल बराबर माइनस 5x प्लस 10 माइनस 5x प्लस 2 चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक तरफ से करते जा रहे हैं ना कब क्लास 9 का 9th का है ना उसको लिखल नहीं है 9 क्लास 9 का लिखा है क्लास का नहीं देता है। सर्वप्रथम में जानेंगे चर या चल राशि चर या चल राशि वेरिएबल क्वांटिटी VARIABLE वेरिएबल QUANTITY क्वांटिटी चर या चल राशि ऐसा राशि जो अपने मान को बदलते रहता है क्या कहलाता है चर राशि कहलाता है। एग्जाम्पल x y z u v w etc x या y या z या u या v या w तो चर का मतलब होता है जो चलते रहे, जैसे गाय भैंस घोड़ा गधा ये सब चलते रहता है, तो ये सब चर राशि के अंतर्गत आता है। चरों के प्रकार टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स VARIABLES VARIABLES
VLE वेरिएबल। स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल VARIABL दिख रहा है, देखिए। जी सर। दूसरा होता है परतंत्र या आश्रित चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना तो है नहीं, किसी को लिखे हुए ये सब। हम सब नहीं लिखे। क्या आप लोग पढ़े थे? दो चर वाला प्रश्न, 2 का A, 2 का B, 2 का C जो पढ़ाए थे, तब इतना भी याद नहीं रहे कैसे काम करेगा? लिखे हुए हैं सब पे, कॉपी में सब लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्वतंत्र चर के बारे में। स्वतंत्र चर ऐसा राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना हो, क्या कहलाता है? स्वतंत्र चर। इंडिपेंडेंट होगा ना, ऐसा राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना हो स्वतंत्र चर कहलाता है। दूसरा परतंत्र या आश्रित चर ऐसा राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर हो, क्या कहलाता है? परतंत्र चर कहलाता है। एग्जाम्पल, अब ये चीज यहाँ ध्यान देना है, जैसे पिता और पुत्र में लीजिए, पिता पुत्र को जहां जहां भेजता वहां वहां जाना पड़ता है। इसका मतलब पिता क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, पुत्र क्या हो गया? परतंत्र हो गया। ठीक है, यही चीज में हम लोग जानेंगे। पिता और पुत्र में पिता स्वतंत्र है एवं पुत्र परतंत्र है। दूसरा एग्जाम्पल, x प्लस वाई इक्वल टू 5 में x स्वतंत्र है एवं y परतंत्र है।
तीसरा s बराबर हाफ AT स्क्वायर में T स्वतंत्र है एवं S परतंत्र है। चौथा वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर एरिया ऑफ अ सर्किल A बराबर पाई R स्क्वायर में R स्वतंत्र है एवं A परतंत्र है। तो इसमें ये ध्यान रखना है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर पाई R स्क्वायर में जितना छोटा वृत्त होगा क्षेत्रफल उतना छोटा होगा, वृत्त त्रिज्या जितना बड़ा होगा क्षेत्रफल उतना बड़ा होगा। मतलब क्या, क्षेत्रफल उसके त्रिज्या पर हमेशा निर्भर करेगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लंबाई और चौड़ाई ऊपर। तो लंबाई और चौड़ाई स्वतंत्र है अपना एरिया लेने के लिए, लेकिन उस पर जो एरिया निर्भर है वो परतंत्र है, लंबाई और चौड़ाई ऊपर डिपेंड कर रहा है। वॉल का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा जितना मर्जी हो उतना बड़ा खींच दीजिए, जितना छोटा हो उतना छोटा खींचेगा। इसका मतलब क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल निर्भर है किस पर, भुजा पर। समझ गए, यही होता है स्वतंत्र और परतंत्र। अब हम लोग आएंगे आचार के बारे में जानेंगे। आचार या अचल राशि, कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी CONSTANT कांस्टेंट क्वांटिटी QUANTITY कांस्टेंट क्वांटिटी ऐसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है, क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ जी, 2, 3, √2, √5 -7 -9 बटा 11 -√7 0 1/2 पाई E म्यू न्यू ETC, ये सब अचर के अंतर्गत आता है। 2 रुपया कभी कभी 3 रुपया के बराबर हो सकता है, ये नहीं होता है जी, नहीं सर 2 रुपया 3 रुपया बराबर, हाँ कभी नहीं होता है, अचल राशि हो गया। 5 कभी 6 रुपया बराबर होगा, तो 5 अचल राशि हो गया। जो अपने मान को नहीं बदलता वो अचल राशि होता है। अब टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, एक से 1.5 महीना में पूरा NCERT समाप्त कर देंगे। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, अचर के प्रकार। There are 2 types of कांस्टेंट, ये सब लिखे हुए हैं जी। of the constant
सापेक्ष या निरपेक्ष अचर एब्सोल्यूट कांस्टेंट। दूसरा होता है स्वेच्छ अचर आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट सापेक्ष या निरपेक्ष अचर। दूसरा होता है स्वेच्छ अचर। अब देखिए सापेक्ष या निरपेक्ष अचर क्या होता है। सापेक्ष अचर ऐसा राशि जिसका मान प्रत्येक ऑपरेशन में प्रत्येक ऑपरेशन मतलब संक्रिया, प्रत्येक ऑपरेशन में हमेशा एक जैसा हो, क्या कहलाता है? सापेक्ष अचर कहलाता है। एग्जाम्पल, वो छूट गया है, उसको इसी के साथ सुनील डालेंगे तो उसके साथ डालेंगे, बिना सभी डालेंगे इसको। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 6, 0, -1, -2, -3, 2/3, 4/5, -7/11, √2, √3 ... अर्थात वास्तविक संख्याएं। अर्थात वास्तविक संख्याएं, ये होता है सापेक्ष अचर। ये सब लिखा हुआ तो लोग जी बहुत पहले लिखा। हाँ तो लिखा तो फेर होगा ना जी। हाँ। तब उसको देखना है, बस खाली थ्योरी पढ़ा देना है। जो लोग नहीं पढ़ा था वो लोग अपना देख लेगा, बाकी प्रॉब्लम चालू कर देना कल से परसों तक। ट्यूशन में कहाँ पढ़ेगा? तुम्हारा जनवरी फरवरी में क्या पढ़ेगा? हमने पढ़ाए हुए, फिर भी पढ़ाए हुए नहीं, सही जो नहीं पढ़ा। अरे यार 5-2 का ये अभी 80 नहीं पढ़ाए हुए हैं। लास्ट में आया था, थ्योरी में नहीं आया था। कुछ नहीं, सब नहीं पढ़े। थ्योरी मोबाइल से लिख लेना सब, ये मोबाइल से लिख लीजिए, डाल दीजिएगा सब। समझ गए? इसको देखिए, अब ये कोशिश करेंगे डालने का। अर्थात वास्तविक संख्या। दूसरा नंबर, दूसरा क्या था आपका? स्वेच्छ अचर। ऐसा राशि जिसका मान अलग अलग ऑपरेशन में, जिसका मान अलग अलग ऑपरेशन में अलग अलग हो, क्या कहलाता है? स्वेच्छ अचर कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे पाई का मान कहीं पर 22/7 देते हैं, कहीं पर 3.14 देते हैं, कहीं पर 355/113 देते हैं, यही ना? तो पाई ई म्यू न्यू √2,
√3 माइनस √5 ETC, ये सभी स्वेच्छ अचर के अंदर आता है। √3 का मान कहीं पर 1.73 आए। एक मिनट, इसमें ये नहीं आएगा। पाई ई म्यू न्यू, तो ये सब आता है स्वेच्छ अचर के अंदर। ई का मान कहीं पर 2.71 देते हैं, कहीं पर 2.71। पाई का मान 2 और 3 के बीच में होता है, सॉरी ई का मान 2 और 3 के बीच होता है, जो पढ़ाया गया है। फिर क्षेत्रमिति चालू करेंगे, उसमें फिर बताएंगे। ये आपका खत्म। अब हम लोग आ रहे हैं परिभाषा। दो चर वाले रैखिक समीकरण, लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए हम चैप्टर के नाम से स्पष्ट है, चर कितना होना चाहिए? 2। रैखिक मतलब एक घातीय, घात कितना होना चाहिए? 1। तो ऐसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या 2 हो, घात 1 और केवल 1 हो, क्या कहलाता है? दो चर वाले एक घातीय समीकरण या रैखिक समीकरण कहलाता है। ऐसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या, नंबर ऑफ वेरिएबल, चरों की संख्या 2 और चरों की संख्या 2 और केवल 2 हो एवं घात 1 और केवल 1 हो, तो उसे दो चर वाले एक घातीय समीकरण कहा जाता है। एक घातीय समीकरण कहा जाता है। एग्जाम्पल, 2x + 3y = 5। देख लीजिए काय वो चर है? 2 ही चर है। घात कितना है? 1 है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। 3/2x - 9/6y = 8/5। x + y - 1 = 0। दे ली, 2 ही चर है। 2a + 3b + 8 = 0। देख लीजिए, 2 ही चर है। 2 ही चर। 2y + 3z - 8 = 0। देख ली, 2 ही चर है। तो जिसमें 2 चर हुआ घात 1, उसी को हम लोग कहते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चरों में एक घातीय समीकरणों का व्यापक रूप GENERAL, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यदि ax + by + c = 0, जहां a ≠ 0, b ≠ 0 एवं a, b तथा c कोई वास्तविक संख्याएं हो,
तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को दो चरों में एक घातीय समीकरण कहा जाता है। एक घातीय समीकरण कहा जाता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या हो गया? ax प्लस by प्लस c। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में a को x का गुणांक, b को y का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ y एवं c को अचर पद कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 में a बराबर कितना? 2, b बराबर -3, c बराबर कितना? 7। x प्लस y बराबर 1 में a बराबर कितना? a बराबर 1, b बराबर c बराबर 0 माइनस 1 हो जाएगा। तीसरा 2/3x माइनस 7/5y माइनस 2 बराबर 0 में a बराबर कितना? 2/3, b बराबर कितना? -7/5, c बराबर कितना? -2। चौथा नंबर 3x माइनस 8y बराबर 7 में a बराबर कितना? 3, b बराबर -8, c बराबर -7। माइनस। युगपत समीकरण या युग्म समीकरण या समीकरण युग्म पेयर इक्वेशन। युगपत समीकरण या युग्म समीकरण या समीकरण युग्म। साइमल्टेनियस इक्वेशन और पेयर इक्वेशन। साइमल्टेनियस मतलब हो गया हम लोग साथ साथ हैं। पेयर मतलब भी क्या हो गया? जोड़ा में। समझ गए? तो हम लोग हल जो करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन, दो चर वाले रैखिक समीकरण जब भी होगा तो उस स्थिति में हम लोग केवल साइमल्टेनियस इक्वेशन का हल करते हैं या फिर युग्म समीकरण का हम लोग हल करते हैं या युगपत समीकरण हम लोग हल करते हैं। ठीक है, देखिए दो चरों में दो एक घातीय समीकरणों को, दो चरों में दो एक घातीय समीकरणों को युगपत समीकरण कहा जाता है। अर्थात a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जो क्या कहलाता है? युगपत समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 तथा 6x प्लस 8y प्लस 7 बराबर 0 में। बोलिए आदित्य जी,
A1 बराबर कितना? नहीं हम बता सर नहीं, हाँ बोलो सोनू। A1 बराबर, बोलो विकास। A1 बराबर, चलो बोलो जी। A1 बराबर, चलिए बोल जाओ। 2 सर। A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 C1 बराबर -5 A2 बराबर 6 B2 बराबर 8 C2 बराबर 7 कितना है? लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। क्या सोचते हैं? गुणांक सब पढ़िए दिए हैं, पढ़िए घर में जाकर के। 3x -4y प्लस 6 = 0 तथा 4x प्लस 5y -8 = 0 में बोलो विकास। A1 बराबर 3, B1 बराबर C1 बराबर A2 बराबर 4, B2 बराबर 5, C2 बराबर हो गया। तीसरा एग्जाम्पल 2x प्लस y -8 = 0 तथा x -5y प्लस 9 = 0 में बोलो आदि। A1 बराबर कितना? 2 सर। 2, B1 बराबर -8 2 बोलिए। B1 बराबर -8 सर। B1 हाँ B1 बराबर एक होगा ना, एक गुना हुआ है ना। y है सर जी। तब C1 बराबर A2 बराबर एक। क्या सोचते हैं? जो गुना है उसको लिखना है, लिखा दिया अभी। देख नहीं पाए गुना सर। B1 बराबर -5 सर B2 बराबर -5 C2 बराबर 9। युगपत समीकरणों का हल। युगपत समीकरणों का हल, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब 1 नंबर में समीकरण युग्म अविरोधी मतलब हो गया संगत अविरोधी होंगे, अर्थात समीकरण निकाय का एक और केवल एक हल होगा, एक और केवल एक हल होगा। अर्थात x और y को एक ही मान मिलेगा। अर्थात वह समीकरण युग्म जिसका केवल एक हल होता है अविरोधी समीकरण मतलब संगत अविरोधी समीकरण कहलाता है। वह समीकरण जैसा केवल एक हल होता क्या कहलाता है? अविरोधी समीकरण कहलाता है। कब? यदि A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2। तो कोई पूछ देगा आपसे अविरोधी होने का क्या शर्त है? तो A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 अविरोधी होने का ये शर्त हो गया। या पूछ देगा यदि A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 तो समीकरण निकाय क्या होंगे? अविरोधी। और अविरोधी समीकरण कितने हल होते हैं? एक और केवल एक।
या वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है डैश डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? अविरोधी समीकरण युग्म कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, 5x + 6y + 8 = 0 तथा 3x + 9y + 6 = 0 में a1 बराबर यहाँ a1 बराबर कितना बोलिए? 5 b1 बराबर, c1 बराबर, a2 बराबर, 3 b2 बराबर, c2 बराबर, ये ना है। अब a1 बट्टा a2 पहले ज्ञात कीजिए। a1 बट्टा a2 कितना? 5/3, b1 बट्टा b2 6/9। बराबर 2/3। अब ये देखिए, ये दोनों बराबर है ना? सर वहाँ पर तो है? 3 गुना अब देखिए दोनों बराबर हो गया ना? नहीं हुआ बराबर। ये 5/3 है, ये 2/3 है, बराबर नहीं हुआ। तो नहीं हुआ बराबर, तो यही ना है। यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो समीकरण के क्या होंगे? अविरोधी। चूंकि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, अतः समीकरण निकाय अविरोधी, अतः समीकरण निकाय अविरोधी। समझ गया था? क्लियर हो गया? तब समीकरण देख के पता चलेगा आपको किसका हल होगा, किसका हल नहीं होगा। ये चेक कर, समीकरण दिया रहेगा, चेक कर दिया मैंने मान। और यदि ये दोनों बराबर नहीं होगा तो समीकरण निकाय का हल होगा। यदि बराबर हो गया तो समीकरण निकाय का हल नहीं होगा, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा नंबर, समीकरण युग्म विरोधी, मतलब हो गया असंगत। समीकरण विरोधी होंगे अर्थात समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। अर्थात x और y को एक भी मान नहीं मिलेगा। अर्थात वह समीकरण जिसका एक भी हल नहीं होता है, क्या कहलाता है? विरोधी समीकरण कहलाता है। मतलब असंगत विरोधी समीकरण कहलाता है। मतलब हो गया वह समीकरण युग्म जिसका हल नहीं होता है, डैश डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? विरोधी। कोई तरह की समीकरण निकाय का हल नहीं होता है, विरोधी का। यदि a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2,
मतलब A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर होगा, लेकिन किसके बराबर नहीं होगा? C1 बटा C2 के बराबर नहीं होगा। ये कंडीशन यदि फुलफिल नहीं कर रहा है तो इस स्थिति में समीकरण का क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए अब आप लोग। एग्जाम्पल 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 4x प्लस 8y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ A1 बराबर कितना? B1 बराबर, C1 बराबर, A2 बराबर, B2 बराबर, C2 बराबर माइनस, यही ना? नो। अब A1 बटा A2 2 बटा 4 बराबर 1 बटा 2, B1 बटा B2 4 बटा 8 बराबर कितना? 1 बटा 2, तथा C1 बटा C2 8 बटा कितना? माइनस 9, मतलब माइनस 8 बटा कितना? ये होगा माइनस क्या होता है? डिनोमिनेटर हो जाता है। हाँ, अब यहाँ पर ये देखिए आप लोग, A1 बटा A2 जो है B1 बटा B2 बराबर तो नहीं हुआ है? बराबर है ना? बराबर जी, ऐसे करना है। तो A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर है, लेकिन किसके बराबर नहीं है? C1 बटा C2 बराबर नहीं है। लिखिए यहाँ पर, चूंकि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, ये हुआ है। अतः समीकरण निकाय क्या है? बोलिए। समीकरण निकाय विरोधी है। विरोधी मतलब असंगत, अविरोधी मतलब संगत। समझ गए इसको? चलिए तीसरा नंबर। तीसरा, समीकरण निकाय आश्रित मतलब परतंत्र, आश्रित होंगे, अर्थात समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अर्थात x और y को अनेक मान मिलेगा, मतलब इन्फिनिटी सॉल्यूशन, अनेक मान मिलेगा, अर्थात वह समीकरण युग्म जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, क्या कहलाता है? आश्रित मतलब संगत। जैसे हल होता है ना, तो हल होता है तो संगत होता है। आश्रित समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल 3x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0 तथा 6x
प्लस 8y माइनस 16 बराबर 0। यहाँ a1 बराबर कितना, 3 b1 बराबर, 4 c1 बराबर, a2 बराबर, हाँ। b2 बराबर, माइनस c2 बराबर -16। अब क्या होगा, a1 बटा a2 3 बटा 6 बराबर कितना, 1 बटा 2, b1 बटा b2 4 बटा 1 बटा 2 तथा c1 बटा c2 कितना हो, मतलब जिसका हल होता है संगत समीकरण का होता है, जिसका हल नहीं होता असंगत का। c1 बटा c2 कितना हो जाएगा, -8 बटा -16 1 बटा 2, तीनों बराबर नहीं हुआ, बराबर हो गया। तो लिखिए, चूंकि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, अतः समीकरण निकाय क्या है, आश्रित है। जिसका हल लगा वो आश्रित होगा सर। और जिसका हल होगा, जिसका एक और केवल एक हल होगा वह अविरोधी होगा, और जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा वह आश्रित होगा, जिसका हल नहीं होगा वह विरोधी होगा। मतलब जिस सबका हल होगा वो संगत होगा, जिसका हल नहीं होगा असंगत। खेल खत्म। देखिए, कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, मतलब कल जो पढ़ेंगे हम लोग समीकरण का हल रहने दीजिए। इसमें जो छूटा हुआ था कल वीडियो, आज का वीडियो डाला गया है, उसमें कल जो पढ़ाए थे वो कुछ छूटा हुआ है जो आज वाला वीडियो में डाला जाएगा। बहुपद का मतलब दो त्रिघातीय बहुपद के गुणांक में संबंध जो नहीं डाला गया वो आज डाला जाएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के साथ। हटा दीजिए।